हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल मूवमेंट के बारे में। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे पीवाईक्यू भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पीवाईक्यू देखें तो ये देख सकते हैं पीवाईक्यू क्या पूछा गया है। पीवाईक्यू देखें तो देखिए, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 68th बीपीएससी के अंदर। ठीक है, इसी तरह से क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सीन्स कब से, तो 19th सेंचुरी से लेकर के। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है वो देखेंगे, साथ ही इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ लेंगे। इतना पढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर हम लिख सकें और वो आंसर जो है 8 मार्क्स को भी टैकल कर ले। ठीक है, और 38 मार्क्स को भी कर ले। इस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, ना तो डिटेल में जाएंगे और ना ही क्या बोलते हैं शॉर्ट में पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे जितना में आंसर लिख सके, दोनों 8 मार्क्स के लिए भी और 38 मार्क्स के लिए भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे कि ये क्यों हुआ था, रीज़न पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स क्या थे कि जिसकी वजह से ये नेशनल मूवमेंट हुआ, इमरजेंस इसका हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पर पढ़ेंगे इससे जो है कितने फेजेस में रहे। जैसे कि फेजेस यहाँ पूछा गया ना कि सिंस लेट 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी से जो शुरू हुआ था तो फेज बाय फेज शुरू हुआ था। जैसे कि मॉडरेट हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट फेज हुआ था, रिवोल्यूशनरी फेज आया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे ये कैसे आज़ादी में मदद की। इस आज़ादी में कैसे मदद की, तो ये देखिए इस पर भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाउ इट गेव डायरेक्शन टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो कैसे डायरेक्शन दिया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ये पढ़ेंगे। इन तीनों को पढ़ लेंगे। नेशनल मूवमेंट पे यहीं से क्वेश्चन आता है और इस तीनों पे पूछ लेंगे। तो अगर सिर्फ रीजन पूछ दिया तो 8 मार्क्स में पूछ लेगा, वो एक एक का पॉइंट दो पॉइंट करके लिख देंगे। और अगर सिर्फ 19th सेंचुरी का ये क्या बोलते हैं एवोल्यूशन पूछ दिया तो वो हम क्या करेंगे, फेजेस के बारे में बता देंगे। इसका क्या रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उसमें आज़ादी के बारे में बता देंगे। इससे क्या होगा, हमारा सारा आंसर टैकल हो जाएगा तरह तरह का। और यही पीआईक्यू में हमको जो क्वेश्चन आया है वहीं से आया है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और इसको अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे ताकि सारा क्वेश्चन का टैकल कर सके। ठीक है, तो इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यहाँ से शुरू करेंगे। इसके पीछे जैसे कि काउजेज जो है क्या क्या थे। काउजेज इंडियन नेशनलिज्म का पॉलिटिकल काउजेज था। ठीक है, इस तरह से पॉलिटिकल में एक दो पॉइंट करके ऐसे करके मैंने लिख दिया है, आप देखेंगे। पहले ये देखें काउजेज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म क्या था। तो द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज ए रिएक्शन टू मल्टीपल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। देखिए ये सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए। ठीक है, ये इसको आप इंट्रो मत समझिएगा। अगर इंट्रो आप समझेंगे भी तो ये सिर्फ काउजेज वाले के लिए। ठीक है, तो काउजेज वाले के लिए तो इसे आप इंट्रो समझ सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए इंट्रो नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिर ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। सिर्फ काउजेज पूछ रहा है तो उसके लिए तो परफेक्ट है, ये आप लिख सकते हैं इंट्रो के तौर पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज अ रिएक्शन टू मल्टीपल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, तो इंडियन नेशनलिज्म जो है उसका रिएक्शन किसके से, मल्टीपल में किसमें है, तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर्स में था, जो कि ग्रेजुअली क्या किया था, शेप किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा किसके बारे में, पॉलिटिकल के बारे में। तो पॉलिटिकल पे हम चर्चा करेंगे, सोशल पे चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक और कल्चर, इन 4 पॉइंट को हम देखेंगे। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ये और ये वाला देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक काउजेज क्या क्या था। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक काउजेज एक नंबर पे देखेंगे ए करके, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट था, तो ब्रिटिश जो है कंट्रोल कर रहे थे कब से, सिंस द मिड 18th सेंचुरी, लेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्री, ये इम्पैक्ट था किसके, तो ये एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट था किसका, तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इसके राइज होने का। किसके राइज होने का, तो इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म जो है ये एक ब्रॉडर टॉपिक है। ठीक है, ब्रॉडर टॉपिक है और इसी के अंदर क्या आएगा, तो आईएनसी जो फॉर्म होता है वो आएगा, और वो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आईएनसी के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी पीआईक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका दूसरा जो देखे फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, लेगेसी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें क्या है,
ब्रूटल सप्रेशन किया गया था, ठीक है। 1857 के टाइम पे जो सप्रेशन किया गया था, ब्रूटल सप्रेशन किया गया था रिवोल्ट को, एंड इंटेंस रेशियल हॉस्टिलिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस, ये शो करता था, ठीक है। क्या शो करता था? तो वही रेशियल हॉस्टिलिटी। उसके बाद तीसरी पे जो देखे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो हुआ था, ये भी एक पॉलिटिकल क्या था, फैक्टर्स है इंडियन नेशनलिज्म को क्या करने का, एमरजेंस होने का। तो द ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जैसे जबकि ब्रिटिश ने तो बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया था, लेकिन उसका रियल मोटिव क्या था? डिवाइड एंड रूल करना, ठीक है, डिवाइड एंड रूल करना। विच लेड टू मास प्रोटेस्ट एंड द राइज ऑफ एक्सट्रीम मिस्ट नेशनलिज्म, ये एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म यहीं से जो शुरू हुआ था, ठीक है, 1905 के बाद। उसके बाद दूसरा देखें हम तो इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल काउजेस। इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल एक काउज था क्या चीज़ होने का? तो एमरजेंस करने का इंडियन नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। तो देखें तो एक में इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडिया, वेस्टर्न एजुकेशन जो है फिलॉसफी इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन फिलॉसफी इंट्रोड्यूस कर दिया था क्या? आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म का। तो जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है ना, ये लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म लाया था। इसके वजह से क्या हुआ ना, लोगों के अंदर जागरूकता आने लगी, वो चाहने लगे कि मेरे मेरे देश में भी क्या हो, कि हमारे देश में भी ऐसा लिबरलिज्म हो, डेमोक्रेसी हो हमारे देश में, और नेशनलिज्म रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें ना तो इन्वेंट किया था, इवेंट जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, अमेरिकन वार जो हुआ था, ये क्या क्या था ना, इंडिपेंडेंस, ये इंस्पायर कर दिया किसको? एजुकेटेड इंडियंस को, इंस्पायर एजुकेटेड इंडियंस, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल प्रेस, जो नेशनल प्रेस है उसका एक्सपेंशन। द राइज ऑफ न्यूज़पेपर इन बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया एंड क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो जो द राइज जो था ना न्यूज़पेपर का, कुछ में तो बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर, वो क्या क्या था? स्प्रेड किया, फैलाया क्या चीज़ को? तो नेशनलिस्ट आइडिया को, और क्रिएट क्या क्या था? पॉलिटिकल अवेयरनेस। क्योंकि उस वक्त में ना पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होता था, उसको फैलाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे थे या तो वो वकील थे, तो और जो नहीं, जो किसान वगैरह थे, उनको तो कैसे पता चलेगा? तो उनको जो उस टाइम पर तो टेलीफोन होता नहीं था, टीवी होती नहीं थी, तो सबके घर में, तो ये क्या ऐसे पता चलता था कि यही न्यूज़पेपर से वर्नाकुलर और इंग्लिश लैंग्वेज जब इसको स्प्रेड करने लगा, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस आने लगा पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पे देखें तो सोशल एंड कल्चरल काउजेस भी था। जैसे कि सोशल एंड कल्चरल काउजेज में देखें तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है, जिसको रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्राह्मण समाज से रिफॉर्म किया था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। एंड ज्योतिराव फूले, ये क्या कहते हैं ना, मूवमेंट को चैलेंज किए थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो इनको हटाने का काम किए थे ये ब्राह्मण समाज में, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी को, स्टेटस जो है वुमेन का ब्राह्मण समाज के टाइम पे ये किया गया था, सही किया गया था स्टेटस वुमेन का। इन्होंने क्या किया था? लेइंग द फाउंडेशन फॉर नेशनल यूनिटी, ठीक है। बी नंबर पे देखें, बी में देखें तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ब्रिटिश थे ना उसके एफर्ट्स जो थे वो बिल्ड करना, रोड को, रेलवे को, टेलीग्राफ नेटवर्क को, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री पर्पस के लिए इन्होंने क्या किया था? बनाया था। जैसे कि रोड अपने लिए बनाया था, रेलवे अपने लिए बनाया था, टेलीग्राफ नेटवर्क वगैरह अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया। लेकिन ये क्या किया ना, ये बाकी जो इंडियंस थे ना उसको भी कनेक्ट करने में हेल्प किया, ठीक है। तो ये भी एक क्या था? रीज़न था जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। उसके बाद चौथा नंबर पे देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे और मास मोबालाइजेशन जो है एक काउज था, ठीक है। इसके अंदर ए में देखें तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो आईएनसी का जब फॉर्मेशन हुआ 1885 के अंदर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ 1906 के अंदर, ये क्या कहता है ना, प्ले किया था एक की रोल पॉलिटिकल अवेकनिंग के टाइम। क्योंकि देखिए उस टाइम पे जो था ना सबसे महत्व रखता था कोई चीज़ तो पॉलिटिकल अवेकनिंग, तभी जाकर के पब्लिक को पता चलेगा कि हमें चाहिए क्या, दूसरे देशों में, दुनिया में क्या चल रहा है, वो कैसे पता चलेगा? वर्ल्ड में जो चल रहा है तो वो न्यूज़पेपर से पता चलता था, ठीक है। तो उससे उनके अंदर जागरूकता आने लगी कि हमें भी ये चीज़ चाहिए, हमारे देश में भी ये चीज़ होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। तो उसके बाद बी पे देखें तो की लीडरशिप इन मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये क्या कहते हैं ना, डिफरेंट आइडियोलॉजिकल अप्रोचेस को स्ट्रगल किए थे, ठीक है। मास पार्टिसिपेशन देखें तो द मूवमेंट इन्वॉल्व पीजेंट्स, लेबर्स,
स्टूडेंट एंड वोमेन मेकिंग इट ट्रूली नेशनल मूवमेंट। तो मास पार्टिसिपेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेट, पीजेंट भी इसमें पार्टिसिपेट किए, लेबर्स भी किए, स्टूडेंट भी किए, वोमेन्स भी की, ठीक है। इन सबों ने मिल करके इसको नेशनल मूवमेंट बनाया, ठीक है, मास पार्टिसिपेशन के अंदर। पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करके पार्ट 2 इसका देख लीजिए, जहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। थैंक यू।